आज का हमारा टॉपिक है प्रिजम्पशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रिजम्पशन का मतलब होता है उपधारणा, यानी कि किसी चीज़ को लेके पहले से ही कोई धारणा यानी कि सोच बना लेना, या किसी चीज़ को लेके पहले से ही कोई कंक्लूज़न ड्राइव करना। और आज हम इसी सब प्रिजम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में लॉ में किस तरह की प्रिजम्पशन दी हुई है। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है प्रिजम्पशन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रिजम्पशन कितने टाइप की होती है, प्रिजम्पशन का नेचर कैसा होता है, इसकी एविडेंट्री वैल्यू क्या है, यानी कि क्या प्रिजम्पशन खुद अकेले किसी चीज़ को प्रूव कर सकती है या इसको और एविडेंस की हेल्प भी चाहिए खुद को प्रूव करने के लिए, और ये प्रिजम्पशन के प्रोविज़न पूरे एक्ट में कहाँ मेंशन है। और फिर हम डिस्कस करेंगे मे, शैल और कंक्लूसिव प्रूफ के बीच में डिफरेंस जो बहुत कंफ्यूज करता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम प्रिजम्पशन के मीनिंग की बात करें तो प्रिजम्पशन इज दैट थिंग दैट वी एसर्टेन बाय फोकसिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस और थिंग्स दैट हैपन। प्रिजम्पशन वो चीज़ होती है जिसको हम किसी चीज़ से रिलेटेड कोई कंक्लूज़न ड्राइव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ या फिर तो पहले हो चुकी है, या फिर हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की है, या फिर हमारे कुछ लॉजिक्स हैं जो हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में बोल रहे हैं कि ये इसका आंसर ये है या इसका कंक्लूज़न ये निकलेगा, या फिर लॉ ऑफ नेचर इस तरह से है, सोसाइटी के नॉर्म्स इस तरह से हैं कि हम उस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ हम ऐसे ही मानते आए हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है, उसकी सोसाइटी में इमेज, अगर कोई पर्सन है बहुत डिसेंट तरह से बिहेव कर रहा है तो हम मान लेंगे कि वो बहुत अच्छा पर्सन है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में वो बहुत टॉक्सिक पर्सन हो, क्रूएल नेचर का हो, घर पे क्रूएलिटी करता हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट हमने क्या माना, उसकी सोसाइटी में जो जिस तरह से वो बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में उसकी इमेज बहुत अच्छी है, इसलिए वो एक डिसेंट पर्सन है, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सोसाइटी में एक मैन वीमेन आए रहने और उनके साथ एक चाइल्ड भी है, तो आपने प्रिज्यूम कर लिया कि वो मैन वीमेन हस्बैंड और वाइफ हैं और जो चाइल्ड है वो उनका चाइल्ड है, ठीक है। क्योंकि हमें बताया अगर कोई इस तरह से पर्टिकुलर तरह से एक फ़ीमेल और एक मेल रह रहे हैं तो वो हस्बैंड वाइफ ही होते हैं। भले ही आप उनकी शादी में नहीं गए थे, भले ही आपने उनसे जब वो आए उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मांगा, तो होने को तो ये भी हो सकता है वो वाइफ हस्बैंड की जगह लिव इन रिलेशन में हो, या फिर हो सकता है वो वाइफ हस्बैंड ना हो बल्कि फ्रेंड्स हो जो किसी वजह से किसी एक चाइल्ड की टेक केयर कर रहे हो, ठीक है। होने को वो कुछ भी हो सकता है। तो उन सब जो हो सकता है उस सब को छोड़ के हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, जितनी नॉलेज थी, जितना हमारा लॉजिक था, जो सोसाइटी हमें कह रही थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक कंक्लूज़न ड्राइव कर लिया, वही होता है प्रिजम्पशन, भले ही रियल सिचुएशन कुछ भी हो। तो अब अगर हम लॉ की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लॉ के प्रिजम्पशन की बात करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक रफ आइडिया ले लेते हैं। प्रिजम्पशन जो है कितने टाइप का होता है, एक होता है फैक्ट का प्रिजम्पशन, एक होता है लॉ का प्रिजम्पशन, ठीक है। अगर हम फैक्ट के प्रिजम्पशन की बात करें तो ये लॉजिक पे डिपेंड करता है, हमारी नॉलेज पे, हमारी रीजनिंग पे डिपेंड करता है। और अगर लॉ के प्रिजम्पशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है लॉ ने क्या लिख दिया। लॉ ने अगर बोल दिया कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हमें इस तरह से प्रिज्यूम करना है या इस चीज़ को प्रिज्यूम नहीं करना, तो हम वहाँ पे अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, बल्कि जैसे होता है ना, भाई ने बोला करने का तो करने का, तो लॉ ने बोला अगर ये ऐसा है तो ऐसा है, इसमें अपना लॉजिक ज़्यादा नहीं लगाना है। और जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, अब इसी एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, कोई मेल और फीमेल सोसाइटी में रहना है और हमने उनको कपल समझ लिया या हस्बैंड एंड वाइफ समझ लिया। और लॉ का प्रिजम्पशन आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करें तो ये होता है, एक होता है रिबटेबल नेचर का और एक होता है इरिबटेबल नेचर का। ये एग्जैक्टली है क्या, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिबटेबल नेचर का जो प्रिजम्पशन होता है इसमें दो टाइप के होते हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम। आई थिंक आपने सेक्शन नंबर 4 ऑफ एविडेंस एक्ट में इस चीज़ को देखा ही होगा। और ये है कंक्लूसिव प्रूफ। ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम फैक्ट के प्रिजम्पशन की बात करें तो जैसे हमने बताया ये नेचर की लॉ पे डिपेंड करता है, ये किसी भी इंसान के लॉजिक्स पे डिपेंड करता है, और कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है इसको कंसिडर करे या ना करे। हो सकता है हम बोल रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हस्बैंड और वाइफ है, अब कोर्ट उनका प्रूफ के लिए भी बोल सकता है, और कोर्ट की
सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, हमने जो प्रिज्यूम किया उस चीज़ को किसी केस में कंसिडर करें या ना करें। ये लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है तो हम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि हाँ ये डिसेंट नहीं है या ये बहुत बेकार कैरेक्टर का पर्सन है, ठीक है। इस तरह से हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है रियलिटी डिफरेंट हो, और ये लॉ ऑफ नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो हमारे नेचुरल लॉज हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करें तो ये एक्सप्रेसली लॉ में प्रोवाइड है किस चीज़ को आपको किस तरह से प्रिज्यूम करना है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं चलेगा और कोर्ट के पास इसके अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो इसको कंसिडर करे या ना करे। अगर लॉ में लिखा हुआ है कंसिडर करना है तो करना है, अगर लिखा नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर हम प्रिजम्पशन के नेचर की बात करें तो ये दो टाइप के नेचर हैं इसके। एक होता है रिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबटेबल का मतलब होता है अगर हम प्रोबेटिव एविडेंस दें, यानी कि एक वैल्यूएबल एविडेंस दें, तो उस कंडीशन में वो जो प्रिजम्पशन हमने प्रिज्यूम किया, हमने किसी चीज़ को माना कि हाँ ये ऐसे है, अगर हम उसको एक प्रोबेटिव वैल्यूएबल एविडेंस दें तो उस चीज़ को कैंसिल भी कर सकता है वो प्रिजम्पशन, ठीक है। तो ये कैंसिल हो सकता है, रिबट हो सकता है। इरिबटेबल प्रिजम्पशन की बात करें तो एक तो रिबट नहीं हो सकता, और कुछ कंडीशन अगर ऐसी हैं कि हाँ हम इसको एक एविडेंस शो कर रहा है हमें कि हाँ ये कैंसिल हो सकता है, उस कंडीशन में कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस एविडेंस को अलाउ ही ना करे, क्योंकि ये जो प्रिजम्पशन होता है मोस्टली पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेस्ड होते हैं। तो उस कंडीशन में कोर्ट की विश है कि वो एविडेंस से आपको इसको डिसअलाउ करने की परमिशन दे या ना दे, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड के प्रिजम्पशन होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन अंडर लॉ की बात करें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 3 हैं। एक है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मे प्रिज्यूम क्या है। मे प्रिज्यूम है कि हो सकता है, हमने किसी चीज़ को मान लिया, हो सकता है अगर ये इस तरह से रह रहे हैं तो हो सकता है हस्बैंड और वाइफ हो सकता है कि अगर वो बहुत डिसेंट बिहेव कर रहा है कि ये बहुत डिसेंट पर्सन हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं मे प्रिज्यूम। तो अगर हम बात करें, हम किसी भी चीज़ के फैक्ट के एग्जिस्टेंस को मानेंगे, प्रिज्यूम करेंगे, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा जब तक, या फिर तो वो हम कोई एविडेंस देके उस चीज़ को डिस्प्रूव ना कर दें, या फिर हम उसको बोलेंगे कि हाँ हो सकता है ऐसा हो, पर आपको फिर भी एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट खुद से बोल सकते हैं कि आप एविडेंस लाओ और इस चीज़ को प्रूव करो। हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है, पर फिर भी आप एविडेंसेस को कॉर्पोरेट करो, एविडेंस से और प्रूव करो। तो ये होता है मे प्रिज्यूम। तो कौन सी कंडीशन है लॉ में जिसमें कोर्ट मे प्रिज्यूम को यूज़ करेगा, यानी कि वो तब तक उसको मानेगा कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है जब तक उसको डिस्प्रूव ना किया जाए, या फिर बोलेगा कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, हम मानते हैं, बट ये चीज़ आप फिर भी एविडेंस से प्रूव करके दिखाओ। तो ये कुछ कंडीशन है, इसके एग्जांपल एविडेंस एक्ट में ही दिए हुए हैं। अगर हम सेक्शन 86 एविडेंस एक्ट की बात करें तो अगर कोर्ट के पास किसी फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी आई है तो उस कंडीशन में कोर्ट ये देख सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है कि यहाँ सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है, क्योंकि उस जो पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री है उस कंट्री में अगर जुडिशियल रिकॉर्ड इसी तरह से सर्टिफाई होते हैं, उस कंडीशन में कोर्ट ये मान सकते हैं कि यहाँ सर्टिफाइड कॉपी सही है, जब तक या फिर कोई एविडेंस देने के बाद ये प्रूव ना कर दिए सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन नहीं है, या फिर कोर्ट खुद से बोले कि अगर इस तरह से ही सारे जुडिशियल रिकॉर्ड वहाँ पे सर्टिफाई होते हैं तो आप किसी और जुडिशियल रिकॉर्ड की कॉपी मेरे को लाके एज ए एविडेंस दिखा दो, तो मैं ठीक है हम इस चीज़ को मानते हैं, बट फिर ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म या रिकन्फर्म करने के लिए इसमें एविडेंस लाने को, सबमिट करने को कोर्ट बोल सकती है। अगर हम सेक्शन 87 इंडियन एविडेंस की बात करें तो इसमें अगर कोई बुक है या कोई मैटर है जनरल इंटरेस्ट का, उसके लिए कोई बुक रेफ़र की गई या फिर कोई मैप या चार्ट रेफ़र किया, कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा जिस पर्सन ने उसको पब्लिश की थी उसको अथॉरिटी थी उसको पब्लिश करने की, या फिर जिसने उसको राइट की वो उस टाइम ऑथराइज था उसको राइट करने का और वो बुक जेन्युइन है, ट्रू है। बट अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो उस एडिशनल एविडेंस भी मंगा सकता है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर आप रेफरेंस दे रहे हो और इस बुक में या इस चीज़ में जो भी जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड बात लिखी हुई है ये मैं मान लूँगा सही है, अगर आप इसकी जेन्युइननेस को प्रूव कर दो अलग से एविडेंस दे के। सेक्शन नंबर 88 की बात करें तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कोई भी मैसेज है जो एक टेलीग्राफ ऑफिस से फॉरवर्ड हुआ और जिसको फॉरवर्ड हुआ उस कंडीशन में कि हाँ उसी पर्टिकुलर ऑफिस से फॉरवर्ड हुआ है और जिसको फॉरवर्ड करना था उसी को फॉरवर्ड किया गया है। बट कोर्ट इस कंडीशन में ये प्रिज्यूम नहीं करेगा कि ऑफिस में हो सकते हैं बहुत सारे पर्सन हो, एग्जैक्टली किस पर्सन ने उस मैसेज को दूसरे पर्सन को जो है ट्रांसमिट किया।
उसके बाद हमारा आईटी एक्ट आया, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वे से मैसेज फॉरवर्ड होने लगे, तो सेक्शन 88A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इंसर्ट किया आईटी एक्ट के आने के बाद। और इसमें ये मेंशन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है वो फॉरवर्ड किया किसी पर्सन ने एक सर्वर से दूसरे ईमेल सर्वर पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये मानेगा कि हाँ इस सर्वर का यूज़ करके दूसरे सर्वर को मैसेज सेंड किया गया है। और बट ये प्रिज्यूम नहीं करेगा कि एग्जैक्टली उस कंप्यूटर या उस सिस्टम का यूज़ करके किस पर्सन ने दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड किया। अब ये मे प्रिज्यूम में इसलिए आता है, ये भी हो सकता है कि जो कंप्यूटर सोर्स है वो हैक कर दिया गया हो और इस वजह से लग रहा है कि इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर सर्वर से मैसेज सेंड किया है, बट वो एक्चुअल में किसी और ने किया हो, ठीक है। उस कंडीशन में अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो कोर्ट प्रूफ के लिए भी बोल सकता है कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ये आपने ही फॉरवर्ड किया, बट या फिर आपने फॉरवर्ड नहीं किया। अब आपको इसको रिकन्फर्म करने के लिए हमें कुछ एडिशनल एविडेंस चाहिए, तो आप वो एडिशनल एविडेंस हमें ला के दो और इसको कन्फर्म करो। सेक्शन नंबर 90 में ये बात है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, हैंड रिटन है या पेपर पे है, कोई भी डॉक्यूमेंट 30 साल पुरानी है और वो प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस हुई और कोर्ट के सामने किसी केस में प्रोड्यूस की गई फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, उस कंडीशन में कोर्ट ये मानेगा, अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है 30 साल पुरानी है, तो जिस पर्सन ने उसको एग्जीक्यूट किया उसको अथॉरिटी थी उसको एग्जीक्यूट करने की, जिस पर्सन ने उसको अटेस्ट किया उसको अथॉरिटी थी उसको अटेस्ट करने की, और जिस पर्सन की हैंड राइटिंग में वो है या फिर जिस पर्सन ने उस पर साइन किया है उन सबको अथॉरिटी थी वो काम करने की। बट उसके लिए अगर उसको डाउट होता है उस कंडीशन में इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एडिशनल एविडेंस भी मंगा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई विल है यानी कि वसीयत है, ठीक है, तो जो जिसके नाम पे वो विल बनी है, जिसने वो विल बनाई है, ठीक है, एक पर्सन बाय चांस पर्सन ए ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे बी को विल के थ्रू ट्रांसफ़र की, तो उस कंडीशन में 30 साल बाद वो क्वेश्चन आया कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो बी की कस्टडी से वो विल प्रोड्यूस हुई और उसमें ये प्रूव हो गया कि वो जो विल है वो 30 साल पुरानी है और उसमें एक ही सिग्नेचर थे जिसने विल को बनाया था, और जो उसने एज अ विटनेस लिया था उनके भी सिग्नेचर हैं, और जिसने रजिस्ट्रार ऑफिस में जो उस टाइम पे उस पोस्ट पे बैठा था उसने उसको अटेस्ट भी किया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, वो सारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। बट कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि कोई पर्सन डेट में छेड़छाड़ करके दिखा दे कि जो डॉक्यूमेंट है वो 30 साल पुराने एग्जैक्टली ना हो, तो उस कंडीशन में कोर्ट रिकन्फर्म करने के लिए एडिशनल एविडेंस भी मंगा सकती है आपसे, ठीक है। तो कोर्ट इस कंडीशन में प्रिज्यूम करेगा कि ऐसा हो सकता है, बट पक्का नहीं है कि ऐसा है। अगर सेक्शन 90A की बात करें तो इसमें हमारा आईटी एक्ट आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी यूज़ होने लगे, तो उस कंडीशन में ये है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और वो प्रूव हो जाता है कि वो 5 साल पुराना है, प्रॉपर कस्टडी से वो कोर्ट के आगे प्रेजेंट किया गया, तो उस कंडीशन में कोर्ट मानेगा जो भी जिसके भी उसमें सिग्नेचर हैं, पर्टिकुलर पर्सन ने जिसने अफिक्स किया है उनके पास उस टाइम अथॉरिटी थी उसको अफिक्स करने की। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, खतौनी है 5 साल पुराने, खतौनी का रिकॉर्ड है या फिर लैंड का रिकॉर्ड है, या ठीक है जो प्रॉपर ऑफिस होते हैं नोटरी ऑफिस वगैरह में, उसमें कोई रिकॉर्ड है, अब हमें वो रिकॉर्ड निकाल के दिखाना है और वो 5 साल पुराना रिकॉर्ड है और वो कंप्यूटर में फीड है, तो माना जाएगा वो जहाँ होना चाहिए था उसी कंप्यूटर से प्रोड्यूस कर रहे हैं उस रिकॉर्ड को, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि हाँ जो रिकॉर्ड है प्रॉपर कस्टडी से आया और जिसके उसमें साइन उस टाइम पे होनी चाहिए थी वो सब है, और ये जो है डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये जेन्युइन रिकॉर्ड है। अगर हम सेक्शन 113A की बात करें तो इसमें ये है, अगर कोई मैरिड वीमेन ने सुसाइड कमिट किया, ठीक है, और उस कंडीशन में शादी के 7 साल के अंदर अंदर उसने सुसाइड कमिट किया और उससे पहले उसको क्रुएलिटी भी उसके साथ की गई उसके हस्बैंड ने या रिलेटिव ने, तो उस कंडीशन में माना जाएगा कि जो सुसाइड है वो उसने खुद से नहीं किया बल्कि उसको उस चीज़ के लिए उसके क्रुएलिटी की वजह से उसको उकसाया गया, और जो उसकी डेथ थी वो सुसाइड के लिए उसको जो क्रुएलिटी थी उसके साथ उसके हस्बैंड और रिलेटिव ने की, वो रीज़न है उसकी फाइनली सुसाइड कमिट करने का, ठीक है। तो क्रुएलिटी का केस
बनेगा और कोर्ट प्रिज्यूम करेगा अगर इस कंडीशन में कोई मैरिड वीमेन सुसाइड कर लेती है कि वो उसने खुद से सुसाइड नहीं किया बल्कि उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया जो उसके साथ क्रुएलिटी हुई उस वजह से। बट एडिशनल एविडेंस दे के आप इस चीज़ को कंफर्म भी कर सकते हो और रिबर्ट भी कर सकते हो, यानी कि कैंसिल भी कर सकते हो ऐसा नहीं हुआ था, और कोर्ट इस चीज़ को प्रिज्यूम तो करेगा बट उसके लिए अगर उसको कोई भी डाउट अराइज होता है तो ये भी कर सकते हैं कि हाँ आप एडिशनल एविडेंस से ये भी प्रूव करो कि एग्जैक्टली इसके साथ पर्टिकुलर फॉर्म में क्रुएलिटी सच में हुई थी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 114 की अगर हम बात करें तो कोर्ट कुछ फैक्ट्स हैं जिसका कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि हाँ अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल अगर चोरी का सामान आपके पास से मिला तो माना जाएगा कि आपने चोरी की होगी या फिर आप इस तरह के सामान में डील करते होंगे, आपका इससे कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। ठीक है, और ये माना जाएगा जिसने आपके साथ क्राइम कमिट किया है वो अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो उसकी चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उसको एडिशनल एविडेंस लगेंगे। अगर वो बाई चांस अपना कन्फेस भी कर रहा है तो भी उसका एडिशनल एविडेंस लगेंगे। और अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है तो गुड कंसिडरेशन में ही ड्राइव हुआ होगा। इस तरह से इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसको कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। बट अब अगर हम यहाँ पे देखें अगर आपके पास चोरी का सामान मिला है तो हो सकता है कोई भागते भागते चोर आपके पास रख के चला गया हो या पहले ऐसा है ना, तो वो आप प्रूव भी कर सकते हैं कि आपसे रिलेटेड नहीं है एडिशनल एविडेंस देके। बट अगर आपके पास से हमेशा मिलता है तो और आपके पास अब भी मिला है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि हाँ आप इस चीज़ में डील करते हैं। आप एडिशनल एविडेंस देके भले उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और अगर कोर्ट चाहे तो मतलब कोर्ट को अगर और एडिशनल एविडेंस लेके कैंसिल भी हो सकता है ये प्रिजम्पशन। और ये प्रिजम्पशन अगर इसके फेवर में एविडेंस मिले तो ये कंफर्म भी हो सकता है। अगर इस तरह से फेवर में एविडेंस मिले, ये पहली बार नहीं, आपके पास बार बार चोरी का सामान मिलता है तो ये प्रिजम्पशन पक्का हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। और अगर ये प्रूव हो गया कि हाँ आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो बल्कि कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे आपके पास वो सामान फाइनली मिला और आपको इस चीज़ का पता नहीं था, तो उस कंडीशन में जो प्रिजम्पशन हमने बनाया कि आपके पास अगर चोरी का सामान मिला है आप चोर हैं या फिर आप इस चीज़ में डील करते हैं तो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे मे प्रिजम्पशन की बात। तो ये हो गई हमारे मे प्रिजम्पशन की बात। अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा प्रिजम्पशन है वो है शैल प्रिजम्पशन। मे प्रिजम्पशन का मतलब है ऐसा हो सकता है, शैल प्रिजम्पशन का मतलब है ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ होगा। ये मे से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का प्रिजम्पशन है। फॉर एग्जांपल जो द कोर्ट शैल रिगार्ड अ फैक्ट टू बी प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड। कोर्ट इसमें क्या करेगा, किसी भी फैक्ट को ऐसे मानेगा जैसे कि वो फैक्ट प्रूव हो चुका है जब तक उसको कोई एविडेंस देके डिस्प्रूव ना करे। उसमें क्या था, उसमें कोर्ट एडिशनल एविडेंस भी मंगा सकता था उसको कंफर्म करने के लिए, बट इसमें कोर्ट खुद से एडिशनल एविडेंस नहीं मंगाएगा बल्कि अगर कोई एविडेंस देके इस चीज़ को डिस्प्रूव करे तो ये मानेगा ये एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं तो कोर्ट मानेगा ये चीज़ प्रूव है और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, खुद से एविडेंस नहीं मंगाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 79 में प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, अगर किसी भी चीज़ की सर्टिफाइड कॉपी है तो हम उसको प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो ट्रू है। कैसे, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम to be genuine every document purporting to be a certified copy or other document which by law declared as to be admissible as evidence of any particular fact। अगर कोर्ट ने, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि किसी चीज़ की सर्टिफाइड कॉपी है, ट्रू है, जेन्युइन है और इसको एज आ एविडेंस प्रूव कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसका हमें फाइनल सर्टिफिकेशन निकलवाना है कि इनकम सर्टिफिकेट हमारा ट्रू है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन निकलवाना है और कोर्ट ने डिक्लेयर किया अगर किसी का भी इनकम सर्टिफिकेट होगा तो आप पर्टिकुलर साइट से जाके एग्जैक्टली चेक कर सकते हो कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो उस कंडीशन में हम मानेंगे अगर वो सर्टिफिकेट हमारे पास है, सर्टिफाइड कॉपी उसकी है कि हाँ ये वैलिड है, ये ट्रू है, ये वैलिड है, ठीक है, और इसको एज ए एविडेंस सबमिट भी करेंगे। बट अगर कोई और एविडेंस दे के हमें ये प्रूव कर दे कि ये सर्टिफाइड कॉपी है, ये फेक है, ये ट्रू नहीं है और ये इस तरह से फ्रॉड से बनवाई गई थी, तो उस कंडीशन में डिस्प्रूव हो जाएगा। बट अगर कोई एविडेंस नहीं देता तो कोर्ट खुद से नहीं बोलेगा कि सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास, उसके बाद भी हम नहीं मानेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है, provided that
Such document is substantially in the form and purport to be executed manner directly on this behalf. और जो पर्टिकुलर मैनर है उसी तरह से वो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी है और उसी तरह से वो एग्जीक्यूट की गई है. द कोर्ट शैल ऑल्सो प्रिज्यूम दैट एनी ऑफिसर बाई होम सच डॉक्यूमेंट purport टू बी साइंड और सर्टिफाइड. और कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा अगर किसी भी पर्सन ने जिसको उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड कॉपी को सर्टिफाई किया है कि हाँ ये ओरिजिनल की कॉपी है, जो भी सर्टिफाई उसमें होना था उस टाइम पे वो लीगल कैरेक्टर होल्ड करता था, इसी वजह से उसने सर्टिफाई किया. फॉर एग्जांपल बाय चांस ये पासपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफाई कॉपी है पासपोर्ट की. तो इसमें जो सर्टिफाई किया गया है वो एग्जैक्टली ये लिखा है, देखिए, आई सर्टिफाई दैट दिस इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसकी ट्रू कॉपी है, ठीक है. और इस डेट को साइन किया जिसने सर्टिफाई किया, डेट मेंशन किया है, नेम मेंशन किया और अपनी पोजीशन भी मेंशन किया. पोजीशन इसमें लिखा है नोटरी ऑफिसर और रिडमंड कोर्ट का, ठीक है. तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि अगर इस पर्टिकुलर मैनर में ही सर्टिफाई होता है, कोर्ट ने जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बोला या लॉज हमारी बोलते हैं इस तरह से सर्टिफाई अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. तो ये जो पोजीशन जो मेंशन है नोटरी ऑफिसर, और उस टाइम पे ये पर्सन या इस कोर्ट में नोटरी ऑफिसर था, इसका नाम ये है, इस डेट में सर्टिफाई किया, तो ये जो सर्टिफाई कॉपी है ये जेन्युइन है. कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा. अगर हाँ आप एडिशनल एविडेंस देख के आप ये बताओ कि इस पर्सन ने जिसका ये पासपोर्ट है ये पासपोर्ट फ्रॉड तरीके से बनवाया था, यह सर्टिफाई जो किया है उसको रिश्वत देने के बाद सर्टिफाई करवाया, वो अलग बात है, तब कोर्ट बोलेगा कि हाँ ये सर्टिफाई कॉपी नहीं है. वरना ये कोर्ट है वो प्रिज्यूम करेगा कि हाँ ये सर्टिफाई कॉपी ट्रू है, सही है, एकदम करेक्ट है, ठीक है. दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 80, जिसमें प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस. अगर किसी भी केस में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, जुडिशल प्रोसीडिंग, उसमें बाय चांस जो जज 1 है उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो एक केस की हियरिंग कर रहे थे, अब जज 2 आए हैं, ठीक है. तो जज 1 ने जितने भी उसमें एविडेंस लिए थे, कन्फेशन लिए थे या एविडेंस लिए थे, विटनेस का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन करके जो भी मैटर एज अ एविडेंस उसमें सबमिट हुआ था, ठीक है, उस केस पे जज 1 के थ्रू, और वो पर्टिकुलर एज अ जो रिकॉर्ड की एक बुक होती है उसमें मेंशन है. तो जज 2 उसकी आगे से प्रोसीडिंग शुरू करेंगे और मतलब वो जो भी एविडेंस है उनको कंसिडर करेंगे और ये मानेंगे कि वो सारे एविडेंस उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस सही थे और ये सही एविडेंस है जो पहले वाले जज ने लिए थे, ठीक है. उस कंडीशन में जो भी मतलब रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, उसको ही माना जाएगा कि वो एकदम जेन्युइन रिकॉर्ड है और एकदम सही रिकॉर्ड है. हाँ, बाद में आप भले ही प्रूव कर दोगे बाई चांस उन्होंने कन्फेशन रिकॉर्ड किया था और बाद में फर्दर प्रोसीडिंग में ये प्रूव हुआ कि वो जो कन्फेशन है वो उनसे ज़बरदस्ती या थ्रेट देने के बाद रिकॉर्ड करवाया गया था, तो वो चीज़ अलग है. बट अगर जब तक ये प्रूव नहीं होता तो माना जाएगा वो जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया था, जो भी एविडेंस लिया था वो सब ट्रू है और जिस भी विटनेस ने उस टाइम पे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी कहा था वो सारा रिकॉर्ड ट्रू है, ठीक है. तो ये भी शैल प्रिज्यूम में आएगा. अगर हम सेक्शन नंबर 81 की बात करें, अगर गैजेट्स हैं, न्यूज़पेपर है, प्राइवेट एक्ट्स है पार्लियामेंट के या अदर डॉक्यूमेंट, उन सब को भी प्रिज्यूम करेंगे कि वो सही है. उस मोमेंट पे जब हमारा 1887 में इंडियन एविडेंस एक्ट बना था, तब आपको पता है हम सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे, तो इसमें सारा ब्रिटिश क्राउन के बारे में ही मेंशन है कि अगर वो कोई भी गैजेट में या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू या न्यूज़पेपर में कोई भी एक्ट या लॉ से रिलेटेड या कोई भी चीज़ मेंशन करेंगे तो उसको माना जाएगा कि वो सही है. बट अगर हम आज की बात करें तो हम अगर कोई भी न्यूज़ है पार्लियामेंट से रिलेटेड तो पार्लियामेंट की ऑफिशियल साइट पे जो भी मेंशन है उसको सही माना जाएगा, ठीक है. या किसी भी तरह की कोई भी बाय चांस डिफेंस मिनिस्ट्री की न्यूज़ है तो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर कुछ भी पब्लिश है तो वो एग्जैक्टली सही माना जाएगा और वो शैल प्रिज्यूम में आएगा. अगर हम सेक्शन नंबर 81A की बात करें तो उसमें है गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो गवर्नमेंट गैजेट पब्लिश करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो भी शैल प्रिजम्पशन में आएंगे और उनको भी जेन्युइन माना जाएगा जब तक ये किसी और फर्दर एविडेंस से प्रूव नहीं हो सकता कि ये जेन्युइन नहीं है. अगर हम सेक्शन नंबर 83 की बात करें तो कोई भी मैप है, प्लेन है, जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू बनाया गया है उसको माना जाएगा कि ये जेन्युइन है, ये एकदम सही है.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पॉलिटिकल या जोग्राफिकल मैप इंडिया का देखना है तो हम सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके वहाँ से मैप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माना जाएगा क्योंकि इसके ये ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर जो भी डाटा होगा या जो भी हमें मिलेगा वो सब जेन्युइन है, ट्रू है। बट अगर आपने फर्दर एविडेंस देके ये प्रूव किया कि ये जेन्युइन नहीं है, फॉर एग्जांपल जो आप कॉपी हमें शो कर रहे हो उस टाइम के है जब उस मोमेंट पे पर्टिकुलर जो ये वेबसाइट है वो हैक हो चुकी थी, बाई चांस इस तरह का केस है, तो ठीक है आप सही से एविडेंस देके प्रूव कर सकते हो पर्टिकुलर कॉपी उस टाइम किया और ये एग्जैक्ट मैप नहीं है, वो चीज़ अलग है। बट कोर्ट मानेगा कि अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है तो ये जेन्युइन है, ट्रू कॉपी है। अगर हम सेक्शन नंबर 84 की बात करें तो प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजन, अगर कोई भी कंट्री है गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसकी जो भी लॉज हैं कहीं पे पब्लिश की गई हैं या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसके डिसीजन की रिपोर्ट्स किसी भी साइट पे या किसी भी बुक्स में पब्लिश की गई है, तो उसमें जो भी रिकॉर्ड होगा उसको माना जाएगा कि वो रिकॉर्ड ट्रू है, जेन्युइन है, ठीक है। और उसको कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा कि हाँ ये जो है ये जेन्युइन है। अगर आपको लगता है ये जेन्युइन नहीं है तो आप एक वैल्यूएबल एविडेंस देख के इसको डिस्प्रूव करो, हमारे अकॉर्डिंग ये जेन्युइन है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो है ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर आपको बहुत तरह के जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेयर एक्ट्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो जजमेंट सर्च पोर्टल जो भी रीसेंट जजमेंट है, जो भी लैंडमार्क जजमेंट है, वो सारे जजमेंट मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जैक्टली। और कोर्ट मानेगा अगर ये इस तरह से इस साइट से, इस पर्टिकुलर साइट से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के अंडर है कोई डाटा कलेक्ट करके आ रहा है तो वो डाटा ट्रू है, जेन्युइन है। अगर हम सेक्शन नंबर 85 की बात करें तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो भी पावर ट्रांसफ़र की गई है, फॉर एग्जांपल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू जो किसी भी बिजनेस का ओनर है वो अपना जो अपना बिजनेस को चलाने की पावर है उसकी अब्सेंस में वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है और वो ऑनर की तरह ही बिजनेस के बेनिफिट में जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो उस टाइम पे जिसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो लेता है, ठीक है। तो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट के थ्रू कोई पर्सन किसी बिजनेस को हैंडल कर रहा है तो मानेंगे वो बिल्कुल उसके पास सारी राइट्स हैं उसको हैंडल करने की और वो बिल्कुल सही तरह से डिसीज़न ले रहा है और जो भी उस टाइम पे अराइज होगा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह उस सब के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। बट अगर कोई ये बाद में प्रूव कर दे कि पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम पे फ्रॉड के थ्रू ट्रांसफ़र की गई थी या फिर ये जेन्युइन नहीं है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी फेक है, तो वो बात अलग है। बाकी जो कोर्ट है वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसको जेन्युइन ही मानेगा, कंसिडर करेगा। अगर हम नेक्स्ट प्रिजम्पशन की बात करें तो ये है सेक्शन नंबर 85A ऑफ एविडेंस एक्ट। इसमें है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट का प्रिजम्पशन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है और उसको कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पurporting टू बी एन एग्रीमेंट कंटेनिंग डिजिटल सिग्नेचर, और उसके ऊपर जो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में वो एग्रीमेंट हुआ है उनके डिजिटल सिग्नेचर एफिक्स हैं, तो कोर्ट मानेगा वो एग्रीमेंट जेन्युइन है। सेक्शन नंबर 85P की बात करें तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है तो कोर्ट मानेगा वो ट्रू हैं और उनको किसी भी तरह से सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूफ दैट द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज़, जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसको सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर से सिक्योर करके रखा हुआ है तो कोर्ट मानेगा उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं की गई है क्योंकि वो सिक्योर रिकॉर्ड है। अगर आप वो बात अलग है, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूफ यानी कि आप एविडेंस देके उसको डिसप्रूव कर सकते हो, बट कोर्ट प्रिज्यूम करेगा अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है सिक्योर कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, तो उस कंडीशन में उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं हुई है और वो जैसा था, जैसा पार्टी ने उसको उस पर साइन करते उसको सब्सक्राइब करते हुए इंटेंशन के साथ, जिस इंटेंशन के साथ उसको साइन किया था, प्रूफ किया था, वो एग्जैक्टली वही टर्म्स एंड कंडीशन उस रिकॉर्ड में मेंशन है। Except in the case of secure electronic record or a digital signature, nothing in the, और ये सिर्फ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर के केस में ही ये ऐसा माना जाएगा इस प्रिजम्पशन को। अदरवाइज़ कोई भी है तो कोई और चीज़ है तो कोई भी और डिजिटल रिकॉर्ड है उसकी ऑथेंटिसिटी की बात नहीं करता है।
सेक्शन नंबर 85C की बात करें तो presumption as to electronic signature certificate. The court shall presume, unless contrary is proved, that the information listed in digital signature certificate is correct. Digital signature certificate में जो भी information list है कोर्ट उसको presume करेगा कि वो correct है, except the information is specified as subscriber information which has not been verified. बट अगर कोई ऐसी सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन है जो उसको वेरीफाई नहीं किया है तो उस कंडीशन में वो प्रिज्यूम नहीं करेगा। अदरवाइज़ जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन है वो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि वो सही है। सेक्शन नंबर 113B की बात करें अगर तो प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ से रिलेटेड प्रिजम्पशन है। अगर किसी भी मैरिड फीमेल की 7 years एग्जिस्टिंग मैरिज, शादी के 7 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है और ये प्रूव हो जाता है कि उसे डाउरी की डिमांड से रिलेटेड उससे पहले उसको बहुत टॉर्चर किया गया था या परेशान किया गया था, उस पर क्रुएलिटी हुई थी डाउरी की डिमांड से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में कोर्ट प्रिज्यूम करेगा ये नॉर्मल डेथ नहीं है बल्कि ये डाउरी डेथ है। ठीक है, बट आप फर्दर एविडेंस दे के इसको डिस्प्रूव कर सकते हो, बट तब तक कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा ये जो डेथ है ये नॉर्मल डेथ नहीं है, डाउरी से रिलेटेड ही डेथ है। सेक्शन नंबर 140 की बात करें तो अगर कोई भी रेप का प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो उसमें कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा जो लड़की है उसका कंसेंट नहीं था। आप फर्दर एविडेंस दे के इसको डिस्प्रूव कर सकते हो, पर कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि लड़की का रेप केस के प्रोसिक्यूशन में जो है कंसेंट वो नहीं था। Third one is conclusive proof. The fact is said to be conclusive proof if another fact, if law declares it so, and after such declaration, the another fact is not allowed to be disproved by the evidence, as the court shall not allow any evidence to disprove it. अगर कोर्ट ने अगर लॉ ने डिक्लेयर कर रखा है कि कोई फैक्ट किसी और फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है तो उस कंडीशन में वो फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ होगा। और इस कंडीशन में कोई भी जो कोर्ट है वो अगर चाहे तो अलाउ नहीं करेगा कि किसी और एविडेंस से वो जो कंक्लूसिव प्रूफ है उसको डिस्प्रूव किया जाए या उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई और एविडेंस दिया जाए। इस चीज़ को कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अलाउ ना करे। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर किसी भी चीज़ में ऑर्डर डिक्री कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किया, फाइनल जजमेंट पास किया किसी भी केस में जो कि प्रोबेट का है, एडमायरल्टी का है, मैट्रिमोनी या इंसॉल्वेंसी का है, तो उस जजमेंट के बाद जो भी पर्सन का लीगल कैरेक्टर होगा वो हर किसी के लिए कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि अब सोसाइटी में उसका लीगल कैरेक्टर ये है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैट्रिमोनी का केस चल रहा है, मैरिज का केस चल रहा है और उसमें डाइवोर्स की डिक्री पास हो गई, तो अब वो पर्सन डाइवोर्सी है, वो रीमैरिज कर सकता है। अब वो पर्सन डाइवोर्सी है, वो इस वजह से सिंगल है, रीमैरिज कर सकता है, तो ये पूरी सोसाइटी के लिए कंक्लूसिव प्रूफ है उस कोर्ट का जजमेंट कि अब वो पर्सन डाइवोर्सी है। अगर किसी कोर्ट ने किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो पूरी सोसाइटी के लिए उसका जो लीगल कैरेक्टर है उस पर्सन का वो इंसॉल्वेंट है, तो अब कोर्ट उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के जजमेंट के बिहाफ पे कोई और एविडेंस अलाउ नहीं करेगा कि आप ये प्रूव करो कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं है या वो पर्सन डाइवोर्सी नहीं है। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 112 ऑफ एविडेंस एक्ट, तो ये बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। तो अगर कोई भी वैलिड मैरिज सस्टेन कर रही है उस टाइम पीरियड पे जब भी एक वैलिड मैरिज सस्टेन कर रही है, अगर किसी चाइल्ड का बर्थ होता है या फिर उस वैलिड मैरिज में हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स होने से 280 डेज़ के अंदर अगर कोई भी चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो उस कंडीशन में वो जो चाइल्ड है उसको वैलिड चाइल्ड माना जाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। और कोर्ट कोई भी एविडेंस अलाउ नहीं करेगा अगर वो चाहे तो कि वो प्रूव करे जो ये चाइल्ड है वो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर बाय चांस हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि इस टाइम पीरियड में जब उनकी मैरिज सस्टेन कर रही थी उस टाइम पीरियड में उसका अपनी वाइफ के पास कोई एक्सेस नहीं था। अदरवाइज़ ये जो 280 डेज़ का टाइम पीरियड है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि बच्चा जो है वो जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट चाइल्ड है।
सेक्शन 113 इंडियन एविडेंस की बात करें तो ये बात करते हैं प्रूफ ऑफ सिसेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकली है कि अब से ये हमारा जो टेरिटरी है ट्रांसफ़र हो चुकी है या इस पर्टिकुलर एरिया पे अब किसी और जो कंट्री है उसका कंट्रोल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो उसका कंक्लूसिव प्रूफ है और उसको रिबट करने के लिए कोई भी एविडेंस कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर का ट्रांसफ़र हुआ था, जिसमें 3 बीघा ज़मीन है वो बांग्लादेश को ट्रांसफ़र की गई थी। तो नोटिफिकेशन निकली थी इसकी ऑफिशियल गैजेट में। उसके बाद जो भी वो 3 बीघा ज़मीन है अब वो हमारी है, वो बांग्लादेश की नहीं है, इस तरह के कोई भी चीज़ को प्रूव करने के लिए कोर्ट अलाउ नहीं करेगा कि आप कोर्ट में जाके एविडेंस दो। अगर हम प्रिजम्पशन के नेचर की बात करें तो ये मे प्रिज्यूम है, जो ये मे टाइप का प्रिजम्पशन है ये रिबटेबल है, यानी कि ये कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम इसके अगेंस्ट में प्रूफ दे दें तो ये प्रिजम्पशन कैंसिल हो सकता है। शैल टाइप का प्रिजम्पशन है, ये भी प्रूफ देने के बाद, एविडेंस देने के बाद कैंसिल हो सकता है। बट ये जो थर्ड टाइप का प्रिजम्पशन है जो है कंक्लूसिव प्रूफ, ये प्रूफ देने के बाद भी रिबट नहीं होगा और कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो इसमें पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होता है, प्रूफ देने के लिए अलाउ करे या प्रूफ देने के लिए डिसअलाउ करें। अगर हम प्रिजम्पशन की एविडेंट्री वैल्यू की बात करें तो जो हमारा मे प्रिजम्पशन है इसको हमेशा कॉरोबरेशन चाहिए, यानी कि इसको प्रूव करने के लिए और एविडेंस भी लगते हैं। इवन कोर्ट खुद से एविडेंस के लिए बोल सकते हैं कि आपको अगर इसको प्रूव करना है तो आप और एविडेंस लेके आओ। अगर हम शैल प्रिजम्पशन की बात करें तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का प्रिजम्पशन है और इसमें हमेशा कॉरोबरेशन के लिए एविडेंस नहीं चाहिए, बट हाँ एविडेंस दे के रिबट कर सकते हैं। और अगर हम कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो ये अपने आप में सफिशिएंट होता है और उसके लिए कोई कॉरोबरेशन की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ अगर कोई एक्सेप्शन का केस है तो उसमें एविडेंस भी अलाउ कर सकता है कोर्ट, और कोर्ट की परमिशन मर्ज़ी है वो परमिशन दे एविडेंस देने का इसको डिस्प्रूव करने के लिए या फिर परमिशन ना दे, क्योंकि मेनली पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो सॉल्व सफिशिएंट है किसी भी चीज़ को और इनको हमेशा कॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो हमारा सॉल्व पर्पस है वो है जो है जस्टिस वो ग्रांट करना। तो अगर कोई एक्सेप्शन वाली कंडीशन आती है, सर्कमस्टेंसेस केस के हैं, तो कोर्ट अलाउ भी कर सकते हैं इसको डिस्प्रूव करने के लिए। बट जनरली अगर हम बात करें तो ये इरिबटेबल प्रिजम्पशन होता है और ये फाइनल अकेला ही काफ़ी है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। और अगर हम प्रोविज़न की बात करें प्रिजम्पशन के तो कहाँ मेंशन है, हमारे सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन है। सबसे पहला है मे प्रिज्यूम, जिसमें whenever it is provided by this act that the court may presume the fact, either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। सेकेंड है हमारा शैल प्रिज्यूम, जब भी कोर्ट को लगेगा कि जब भी कोर्ट को इस एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दी गई है कि ये फैक्ट शैल प्रिजम्पशन में आएगा तो कोर्ट उसको प्रूफ ही मानेगा जब तक उसको एविडेंस देके डिस्प्रूव ना किया जाए। कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें, जब भी लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है तो उस कंडीशन में कोर्ट के डिस्क्रिशन है कि वो अलाउ ना करे क्योंकि आप एविडेंस देके उस फैक्ट को डिस्प्रूव करो, क्योंकि मेनली पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होता है। अगर हम तीनों टाइप के प्रिजम्पशन के डिफरेंस की बात करें तो जो मे प्रिजम्पशन है उसमें कोर्ट एविडेंस के लिए खुद से बोल सकता है, शैल प्रिजम्पशन में खुद से एविडेंस के लिए नहीं बोलेगा और कंक्लूसिव प्रूफ में एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सॉल्व सफिशिएंट होता है। अगर हम बात करें मे प्रिजम्पशन के सबसे वीक काइंड का एविडेंस प्रिजम्पशन है, इसको कॉर्पोरेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। शैल प्रिजम्पशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग काइंड का है और जो कंक्लूसिव प्रूफ है इसमें कोर्ट जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग काइंड का है, इसमें कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है इसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस अलाउ ना करें। अगर हम बात करें मे प्रिजम्पशन की तो इसमें कोर्ट को कोई डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एविडेंस देना अलाउ ना करे, शैल में भी इस तरह की कोई पावर नहीं है। बट अगर कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो कोर्ट के पास पावर है कि वो एविडेंस देना अलाउ ना करे। अगर हम बात करें तो मे प्रिजम्पशन रिबटेबल नेचर का, एविडेंस देने के बाद इसको कैंसिल किया जा सकता है, डिस्प्रूव किया जा सकता है। शैल प्रिजम्पशन भी रिबटेबल नेचर का है, इसको भी डिस्प्रूव किया जा सकता है। और ये कंक्लूसिव प्रूफ जनरली इरिबटेबल नेचर का है। प्रोबेटिव एविडेंस देने की अगर बात हो तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो इसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस अलाउ करे या ना करे। अगर हम ये प्रिजम्पशन की बात करें तो इसको हमेशा एक कॉर्पोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अगर इसको प्रूव करना है तो एडिशनल एविडेंस चाहिए। अगर हम शैल प्रिजम्पशन की बात करें तो इसको प्रूव करने के लिए हमेशा एडिशनल एविडेंस नहीं चाहिए, बट डिस्प्रूव करने के लिए आप एडिशनल एविडेंस दे सकते हो। कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो इसको एडिशनल एविडेंस प्रूव करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट हाँ डिस्प्रूव करने के लिए
अगर आप एडिशनल एविडेंस देना चाहते हैं तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो आपका एडिशनल एविडेंसेस को डिस्प्रूव करने के लिए अलाउ करे या ना करे, क्योंकि ये जनरली पब्लिक के बेनिफिट के लिए पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। सो आई होप प्रिजम्पशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आज के वीडियो लेक्चर में। और ये प्रिजम्पशन का टॉपिक इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून टू लॉ विद फ्लो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।